अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं और मामला जनरल फैज का, वो मामला जो उन्हें 14 साल कैद की सजा हुई, उसके बारे में कुछ मजीद अपडेट्स भी जो है वो सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ अस्करी और दिफाई हल्के जो हैं अब इस पर क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना वो गप क्या चल रही है, गप जो आमतौर पर होती है अस्करी हल्कों के अंदर, वो इस पर क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और भी कुछ आम खबरें हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर भी आपके साथ जो है ये बात कर चुका हूं कि जनरल फैज को जो है वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो डंप कर दिया गया है और उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई जो है उनको सपोर्ट जनरल फैज को जो है वो नहीं की जा रही। लेकिन हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे कि ये मामला जाहिर बात है अभी तक तो टॉप सिटी की हद तक था ना, और अब जाहिर बात है मेरे ख्याल में अब तक आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हमने भी आपको बताया था कि अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली 9 मई की तरफ जाने लगा है। और 9 मई में क्या जनरल फैज का कोई किरदार था इमरान खान साहब के साथ मिलकर, पीटीआई के साथ मिलकर, क्या कोई बड़ी प्लानिंग हुई है या नहीं हुई, और अगर वो हो गया, अगर तो वो प्रूफ हो गया तो ये काफी हद तक खतरनाक हो सकता है जनरल फैज के लिए भी और इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट यह है कि अवाम जो है कम से कम उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हो, वो जिस तरीके से भी वो केस चले, अवाम को जो है वो पूरी तरह एतमाद में लिया जाना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब के ऊपर बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो बनाए गए, तकरीबन 200-250 केसेस जो हैं वो बनाए गए। उसमें से कई ऐसे केसेस जो हैं जिनके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो मजे का केस हैं, वो उनके कोई सर पैर उनका नहीं है। अगर इस केस को भी जो जनरल फैज के साथ ताल्लुक रखता है, अगर इस केस को भी उसी तरीके से हैंडल किया गया या उसको परसू किया गया, तो जाहिर बात है अवाम की अदालत के अंदर जो है वो केस चलेगा नहीं। और जब भी किसी सियासतदान के अगेंस्ट जब कोई केस होता है तो वो केस सिर्फ और सिर्फ अदालत में नहीं चलता, उसका एक अवामी रद्द-ए-अमल भी होता है, अवाम भी उसे एक्सेप्ट करे। आपके सामने एग्जांपल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की है। इवन दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें सजाए मौत की सजा सुना तो दी, लेकिन अवाम ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और आज तक नहीं किया। और आज भी पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जो है उसे एक ब्लैक मार्क के तौर पर, एक स्याह धब्बे के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब जनरल फैज से रिलेटेड या इमरान खान साहब से रिलेटेड अगर कल को जाके 9 मई से रिलेटेड अगर कोई केस चलता है तो उसके लिए अवाम के सामने जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत जरूरी है। यहीं पे जो थोड़ी सी गप चल रही है, जो थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि अगर ये मामला वहां पे जाता है और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मामला सिर्फ जनरल फैज या जो उसके सियासी ताल्लुकात हैं या इमरान खान साहब या पीटीआई सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फौज के अंदर और भी क्या कोई किरदार थे और भी कोई नेटवर्क्स थे जो बेसिकली जनरल फैज को इस सारे मामले में सपोर्ट कर रहे थे। कुड बी मे बी हो सकता है कई जनरल्स हों, ब्रिगेडियर्स हों, कर्नल्स, मेजर्स, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता। लेकिन उस वक्त मुझे आज भी याद है कि जब ये एक्चुअली खबर आई थी, हम थोड़ा सा आर्काइव्स को हम चेक कर रहे थे तो उसके अंदर जो है ये बताया गया था कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो 3 रिटायर्ड अफसरान को उस वक्त फौजी तहवील में लिया गया था, रिटायर्ड फौजी अफसरान को। तो और मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से कई सीनियर ऑफिसर्स हो सकता है, अगर जनरल फैज के साथ जो है वो कॉपरेट या कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो हो सकता है कि वो उनमें से कई अब तक रिटायर हो चुके हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रिटायर भी हो जाएं तो आपको फिर भी फौज के डिसिप्लिन का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई ऐसी बात पता लगती है कि ड्यूरिंग सर्विस आपने फौज के हवाले से जो है या जो सीक्रेट एक्ट है, अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है या आपके पास जो ओहदा था, डेजिग्नेशन था या कमांड थी, अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो वो केस जो है वो दोबारा भी आपके खिलाफ जो है वो खोला जा सकता है, उस केस में आप नामजद भी हो सकते हैं। तो क्या ये मामला सिर्फ जनरल फैज की हद तक रहेगा या पीटीआई की हद तक रहेगा? नहीं, जब इसकी जो गिरे हैं जब वो खुलना शुरू होंगी तो हो सकता है आई डोंट नो, उसके अंदर कई और आर्मी ऑफिसर्स भी जो है वो हो सकता है कि जेर एताब आ जाएं और उनके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाइयां की जाएं। दूसरी बात ये, अगर इस मामले को मजीद आगे बढ़ाया जाए, एक्सप्रेस ने आज एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल जो है वो शेयर किया। उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज को ये जो सजा हुई है उसके बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि अपनी सजा से मुतल्लिक अब वो किससे दरख्वास्त करेंगे, लीनियंसी के हवाले से या सजा की माफी के हवाले से जो है वो किससे जो है वो दरख्वास्त करेंगे। तो उसमें एक्सप्रेस के जरिए ये कहते हैं कि जो सीढ़ी बनती है या जो पोजीशंस बनती हैं उसमें वो मुल्क के आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि उनकी सजा के अंदर जो है वो लीनियंसी दिखाई जाए। अब जेहन में रखिएगा कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो मामला बनता है वो ये है कि जब उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे और वो जब DGISI थे और उनको जब रिमूव किया गया था और इतवार के दिन उनको रिमूव किया गया था, तो उसके बाद जब लाया गया था तो जनरल फैज ने आके वही कमांड जो है वो बाद में आके संभाली थी। तो उनकी रिमूवल और उसके बाद जनरल फैज ने उसके बाद इमरान खान साहब के लिए जो किरदार अदा किया, हिस्ट्री ने एक ऐसा पलटा मारा है कि अब हो सकता है कि जनरल फैज को एक्चुअली उन्हीं आसिम मुनीर साहब से जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो है वो लीनियंसी की या सजा माफी की जो है दरख्वास्त करनी पड़े। और अगर वो सजा माफी की, दूसरा ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये भी है कि वो जाके इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जो है बाकायदा इसकी प्रोसीडिंग चलती हैं और अल्टीमेटली उसके बाद अगर ये सारी चीजें भी हो जाती हैं तो वो केस, वो अपील जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो सुनी जाएगी, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो आती है, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब,
उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब एयरवाई के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के एहतसाब कभी उन्होंने इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि जिस इदारे ने फैज का एहतसाब किया वही बाजवा कभी करेगा और उन्हें यकीन है कि बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल हसन का एहतसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत जजेस का भी एहतसाब करे। कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल एहसन समेत सारे किरदारों के नाम ईसीएल में डालने चाहिए ताकि ये भाग ना सकें। अगर इन सब का एहतसाब हो गया तो आइंदा कोई हुकूमत गिराएगा नहीं। तो मामला दोबारा मैं वहीं पे आपसे कह रहा हूं कि अभी तक ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर ये मामला अभी भी बंद है। अगर ये बॉक्स खुलता है तो ये एक पंडोरा बॉक्स से कम नहीं होगा कि ये पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो और भी बहुत से बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जितना बड़ा नाम होगा धमाका भी उतना ही बड़ा होगा, इतने ही जो है वो राज जो है वो फिर खुलना शुरू होंगे। और जब राज खुलना शुरू होते हैं तो सिर्फ एक साइड के नहीं खुलते, कई साइडों के राज खुलते हैं। उसमें बहुत सी बातें जो है वो सामने आती हैं। जनरल फैज जो है वो जाहिर बात है अभी तो वो हिरासत में है, वो कैद में है, लेकिन अगर वो किसी ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज के जो वकील थे वो थे मियां अली इशफाक साहब। मियां अली इशफाक साहब जो है वो माजी के अंदर इमरान रियाज खान की भी वकालत कर चुके हैं और बड़े उनके करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने इनकी वकालत की और मेरे ख्याल में वो आगे भी अगर मेरे ख्याल में अपील स्टेज वगैरह की तरफ भी बात जाती है तो वही इसकी जो है वो पैरवी भी करेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा जी फैज मीत को अपनी मर्जी के मुताबिक लीगल टीम की इजाजत दी गई। ये बिल्कुल ये फैक्ट है क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूं, इस बारे में मुझे अच्छी तरह पता है कि मियां अली इशफाक साहब से एक्चुअली जनरल फैज की फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया था और जब किया था तो उस वक्त मुझे ये बात पता लग गई थी कि ये बीच में ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो एक डेवलप करवाई गई और खास तौर पर एक लौंडा लपाड़ा जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है वो अक्सर औकात मियां अली इशफाक के ऊपर जो है इस किस्म के हमले करता है कि जनाब मियां अली इशफाक जो है वो तो खुद इन्हीं का बंदा ही है। लेकिन मैंने जो है वो ये सबूत देखे हुए हैं कि जनरल फैज की एक्चुअली फैमिली ने खुद मियां अली इशफाक से कॉन्टैक्ट किया था और वो चाहते थे कि वो उनकी वकालत करें। तो बहरहाल तारिक फजल चौधरी साहब ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपनी पसंद के वकील मुंतखब किए जिन्होंने 15 माह तक वकील सफाई की हैसियत से कानूनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फैज अमीद पर जो 4 इल्जाम लगाए गए थे वो सारे सच साबित हुए। उन्हें 14 माह की सजा बामशक्कत सुनाई गई है। यह सजा इन इल्जामात पर दी जाने वाली सजा का फेज 1 है। उनका कहना था कि यह फैसला ना तो हुकूमत की फतह है, ना किसी जमात की फतह है, ना इसमें किसी ने खुशी के शादियाने बजाए हैं। यह कम अज कम मुस्लिम लीग नून का शेवा नहीं है, मगर यह मैं जरूर कहूंगा कि आइन की फतह है, यह कानून की सरबुलंदी का ऐलान है। यह अदालती फैसला किसी के हक और दूसरे के खिलाफ नहीं है। देखिए ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना मॉडेस्टी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों के जो है मुंह लटके हुए हैं, चेहरे लटके हुए हैं कि जनाब साडा बंदा जो है ना वो जेरे ताब आ गया। आगे उन्होंने कहा कि जी ये फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान में कोई शख्स कानून और आइन से बालातर नहीं। उनके मुताबिक एक वक्त था कि फैज अमीद को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो आइन की गिरफ्त में आ सकते हैं। तारिक फजल चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज ने अपने सरकारी इख्तियार को जाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया और कौमी मफाद के नाम पर हुकूमतें बनाने और गिराने का अमल जारी रखा। उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में मुल्क में जो तकसीम, इंतशार और बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान इसके असरात 8 से 10 साल से भुगत रहा है। अच्छा, ये जो जुमला है ना, जब मैं एक्चुअली मैंने सुना तारिक फजल चौधरी साहब का कि जी इस सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में मुल्क में जो तकसीम, इंतशार और बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान उसके असरात 8 से 10 साल से भुगत रहा है।